का जो किरदार है ना, वो तो इस वक़्त बिल्कुल ऐसे जैसे वो उर्दू में कहते हैं ना भाड़े के टट्टू, उनका तो वो किरदार है ना, तो भाइयों की तरह हाथ मिलाकर अलहदा हो जाते। ना वो एक खौफनाक तरीन सिविल वॉर होती जिसमें एक तरफ बिहारी और नॉन बंगाली बहुत पिसे, दूसरी तरफ बंगालीज पर बहुत मजालिम हुए और हजारों बल्कि कुछ अकाउंट्स के मुताबिक लाखों की तादाद में मारे गए पाकिस्तानी फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस के हाथों। मतलब वो हम सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि हम भारत को भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर भारत जो है वो हमारी नाक रगड़ता है और भारत बांग्लादेश को बड़ा लूट के गया उसकी वजह से। 1971 में जब भारतीय फौज थी अंदर, जब वो वापस की उसने वो लूट मार मचाई कि अल्लाह की पनाह। 1971 वाज अ ह्यूज ह्यूज ट्रेजेडी जिसने बांग्लादेश के ऊपर एक टायरेंट को मुसल्लत कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर जो टायरेंट मुसल्लत थे वो वही रहे, वही फ्यूडल और बाबू अलायंस, वही फ्यूडल मिलिट्री अलायंस। तो वो पाकिस्तान पे तो अभी भी मुसल्लत है, वॉर की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन जो हमारे अरबाब मुस्तो कुशाद हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, ना उनके पास कोई लेजिटिमेसी है और ना उनके पास कोई विल है कि मुल्क के लिए कोई बेहतर काम कर सकें, बल्कि दे आर जस्ट ट्रीटिंग इट एज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज। इस वक्त शायद पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो फितना उल इक़्तिदार से है, सही। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और ये एक पैरेलल है 1971 से। अगर देखी जाए तो अगर कोई यूनिवर्सल लीडर पाकिस्तान में अभी है तो वो सिर्फ इमरान खान ही होंगे, क्योंकि उसका मतलब अपील पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में है। बाकी सब तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। CSS में जिस वक्त अक्सर अफसर सर्व कर रहे हैं, उनसे बेहतर है कि जिन रेडियो को वो उठा के फेंकते हैं ना, हाँ हाँ। उन रेडियो में से किसी एक रेडी वाले को उनकी पोस्ट देने वो बेहतर चलाने का। तो क्या कह रहे हैं? और मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह माइंडसेट। लोग तो कहेंगे कि सबसे बड़े जो सियासतदान है आज पाकिस्तान के इमरान खान साहब, तो वो तो बहुत ईमानदार है। इधर हो, उसकी अपनी पार्टी का दिल है कि वो जेल में ही रहे। आई एम नॉट किडिंग, उसकी अपनी पार्टी की अक्सरियत का दिल है कि वो जेल में रहेगी। जश्न आज़ादी अगर मनाना है तो इस वक्त तो हमें एक तजदीद अहद की सूरत में मनाना चाहिए कि हमें आज़ादी हासिल करनी है। अमेरिका से आज़ादी, ज़हनी गुलामी से आज़ादी, यूसरपर्स से आज़ादी। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पास सर हसन दोबारा आए हैं और ये सर हसन है, सर हसन नहीं है। मैं हमेशा से गलत बोलता था, सर ने आज ठीक कराया है। ठीक है, तो सर से हम आज बात करेंगे क्योंकि 14 अगस्त ये वीडियोस हम 14 अगस्त के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आज तकरीबन 9 अगस्त है और हम बात इस वजह से ये इस बारे में करना चाहते थे कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा सानहा और हादसा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हादसा है मेरे ख्याल में, लेकिन कम से कम इसको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अगर अब हमारे मतलब नेशनल इमेजिनेशन में देख लो तो इतना वो नहीं किया जाता, क्योंकि शायद मतलब उनको अपना ही नहीं समझा जाता जो 1971 का हादसा है। तो हम सोच रहे थे कि उसके बारे में बात करते हैं और कुछ पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं जो हालात है अभी पाकिस्तान में। ठीक है, तो इंशाल्लाह सर हसन से सुनेंगे। तो सर हसन, आपने किताब भी लिखी थी फोर्क सिटी रोड, आपकी पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी, मुझे कामरान ने भेजी थी। एंड जो चीज़ मुझे उसमें बहुत दिलचस्प लगी थी कि आपका जो जिस नज़र से आप देख रहे थे वो ये था कि उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते थे। वो सारे मौके जो हमने मिस कर करके उस मौके पे हम पहुँचे, जो हुआ सो हुआ, राइट। तो हमारे पास इतने मौके थे, आपने किताब में आउटलाइन किया। तो आपका मतलब ये सोचने का नज़रिया भी बहुत अच्छे से, और आपने इसे फोकस किया है अपनी रिसर्च में कि किस तरह इसको रोका जा सकता है। तो अभी जब हम हालात को देखते हैं और जिस बाल्कनाइजेशन की आपने बात की थी लास्ट लेक्चर हमारे साथ जो हुआ था कि पाकिस्तान के बारे में यही एक इंटरनेशनल कंसेंसस सा बन रहा है वेस्टर्न ममालिक में कि इसको डीन्यूक्लियराइज करना है, डीन्यूक्लियराइज और बाल्कनाइज करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बस शुरू करते हैं। तो पहले तो 1971 से शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को इतना खासा पता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसी से शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। देखिए 14 अगस्त हम जब भी अगर मनाते हैं तो मतलब अब तो मुल्क में अक्सर अवाम को ये पता भी नहीं कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना था उसका बिग शॉट डिफरेंट था। उसमें मशरकी बंगाल भी होता था जिसका नाम बाद में मशरकी पाकिस्तान हो गया, आज उसको बांग्लादेश कहते हैं।
इंटरेस्टिंगली ये वाला जो 14 अगस्त है, ये शायद पहला 14 अगस्त है 1971 के बाद जिसपे आपको बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के झंडे नजर आए। उसकी वजह है उनकी एंटी शेख हसीना रेवोल्यूशन जो पिछले साल अगस्त में हुई। और उसके बाद पहली दफ़ा जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं उनको खुल के बोलने का या अपने जज्बात के इजहार करने का मौका मिलेगा फॉर्मर मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में। एक अच्छी डेवलपमेंट है। अलीहदगी हो भी गई तो तब भी दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए, ये बड़ा कुछ हमारा साझा है। इस जो इलाके में अगर हम देखें ना तो भारतीय हेजेमनी के खिलाफ बाकी सब को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना ही ज़रूरी है अगर वो अपने आप को डोमिनेट होने से बचाना चाहें। पर 1971 की बात करते हैं। जो मैंने एक किताब लिखी थी वो लिमिटेड परव्यू में लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब है। उसका मकसद ये था कि मेरे से जब मैं लेक्चर्स वगैरह कहीं दिए या यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको कवर किया था 1971 को अपने, तो लोगों का एक बड़ा कॉमन सवाल होता था कि जी कैसे हम इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो हम ये बात जानते हैं कि हिस्ट्री में क्विक फिक्सेस नहीं होती हैं। ऐसे नहीं होता कि ये काम कर लेते तो बड़ा सही हो जाता, ये एक मोमेंट थी, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं, ये तो एक कौमों की दास्तान है। तो लेकिन ऑब्वियसली जो है वो लेमैन या लोग जिनको तारीख की स्टडी का वो ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, जिनमें ज़्यादा गौर से कभी तारीख नहीं पढ़ी, उन्हें वो एक फ्लैशी सा नज़रिया चाहिए होता है, फ्लैश पॉइंट चाहिए थे कि भाई यहाँ पर ये कर लेते तो ये ना होता। लेकिन चूंकि लोगों में इस सवाल की बड़ी मांग थी तो आई डिसाइडेड टू एड्रेस दैट इन अ बेटर वे, इन अ प्रॉपर वे। उसमें मैंने वो चीज़ वादे भी कर दी थी कि देखिए इस तरह क्विक फिक्सेस होती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए, इन पॉइंट्स पर अगर कर लेते तो चले कुछ बेहतरी की तवक्को थी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हम हर उस पॉइंट पर बेहतरी की बजाय बदतर सिचुएशन की तरफ गए, जिस वजह से हमें वर्स्ट पॉसिबल आउटकम मिली। 1971 पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया है और वर्स्ट पॉसिबल तरीके से हुआ। मतलब मुल्क अलहदा भी हो जाते हैं, ठीक है, भाइयों की तरह हाथ मिला के अलहदा हो जाते, तो ये ऐसी बात ना होती। आप वो बांग्लादेश बना लेते, इधर मगरबी पाकिस्तान रहता। मतलब अगर अलहदगी होनी थी, जो कि काफ़ी उसके पीछे अवामिल आ चुके थे, तो भाइयों की तरह हाथ मिलाकर अलहदा हो जाते। ना वो एक खौफनाक तरीन सिविल वॉर होती जिसमें एक तरफ बिहारी और नॉन बंगाली बहुत पिसे, दूसरी तरफ बंगालीज पर बहुत मजालिम हुए और हजारों बल्कि कुछ अकाउंट्स के मुताबिक लाखों की तादाद में मारे गए पाकिस्तानी फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस के हाथों। तो इट वाज अ ह्यूज ह्यूज, ये तो एक बहसीयत मुसलमान हमारी इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इस पर जितना दुख किया जाए उतना कम है। कि जो बंगाल में मुसलमान बंगाली मुसलमान थे या नॉन बंगाली मुसलमान थे, जो भी थे, मुसलमान या तो मुसलमान का खून बाप एक इस्लामी नजरियाती रियासत के दो टुकड़े इतना वायलेंटली हुए। मतलब दिस इज दी वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। और उसके बाद आइसिंग ऑन द केक ये है कि एंड पे एक ह्यूमिलिएशन का ठप्पा ये भी लगा कि चलो अगर हमने हारना ही था, जंग ही होनी थी और हमने हारना था, तो हम अपने बंगाली भाइयों से ही हार जाते। ठीक है, आफ्टर ऑल दे आर मुस्लिम, जो है वो हमारे भाई हैं। और बाद में जो है वो एक फिर रास्ता भी निकल आता है रिकॉन्सिलिएशन का, इवन आफ्टर बिटर वॉर्स। लेकिन हम एंड पे सरेंडर किसके आगे करते, भारत के आगे करते। मतलब वो हम सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि हम भारत को भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर भारत जो है वो हमारी नाक रगड़ता है। और भारत बांग्लादेश को बड़ा लूट के गया उसकी वजह से। 1971 में जब भारतीय फौज थी अंदर, जब वो वापस की उसने वो लूट मार मचाई कि अल्लाह की पनाह। और मतलब एक तरीके से बांग्लादेश को पहले दिन से ही उसकी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, जो कि एक बहुत ही बुरी आउटकम थी 1970 में। मतलब हर लिहाज से ये एक वर्स्ट आउटकम थी जो कि सामने आई। और उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने हर जगह बुरे स्टेप्स लिए, गलत स्टेप्स लिए। और हम लोगों से मुराद यहाँ पर मैं प्राइमरली वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ईस्ट पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो है वो अब आज़ाद मुल्क है, वो खुद अपना एहतसाब खुद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मुजीबुर रहमान कैसा बंदा था और उसकी औलाद ने और उसने जो बांग्लादेश के साथ सलूक किया, तो सबको पता ही चल चुका है कि वो किस टाइप का आदमी था और उसके साथ जो लोग थे वो किस टाइप के लोग थे। लेकिन जो हमारी तरफ बात है और हमारी तरफ जो गलतियां हुई, अब बांग्लादेश की आप बात करें, उन्होंने तो सीख लिया है।
उन्होंने तो शेख हसीना को उड़ा भी दिया, उसकी टिरनी खत्म भी कर दी है। अल्लाह करे आगे वो अपनी स्टेट बड़ा मजबूत बुनियादों पर सवार करे। हमारी सारी दुआएं उनके साथ है। लेकिन हमारा क्या, हमने कुछ सबक लिया, हमने कुछ बेहतरी पैदा की। यहाँ पर आपकी वो वाली बात आ जाती है ना, पैरेलल्स वाली, कि कुछ सबक लिए होते तो आज बहुत सारे पैरेलल्स पे जो हमें आज नजर आ रहे हैं वो ना होते। जैसे आप अगर एक मेजर बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश की अलगावी क्यों हुई, सबसे बड़ी अलगावी की वजह थी पॉलिटिकल के, जो हमारे बंगाली compatriots थे, दे वर फीलिंग मार्जिनलाइज्ड, दे वर फीलिंग कि यार हमारा स्टेट में कोई स्टेक ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, मार्शल लॉ लगा हुआ है, फौजी ग्रुप स्टेट पर सवार है और फौज में बंगाली बहुत कम तादाद में थे। वैसे भी फौजी राज में कोई अवामी राय कोई इम्पोर्टेंस रखती नहीं। या तो आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा था, वही चीज है ना, एक इंतहाई अनपॉपुलर मिलिट्री गवर्नमेंट अपनी धौंस धांधली के सर पर मुल्क के अवाम पर सवार है। और उसके नतीजे में पहले ईस्ट वर्सेस वेस्ट पोलराइजेशन हुई थी कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, अब हमें वेस्ट वर्सेस ईस्ट नजर आ रहा है कि केपी और बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। लेकिन जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है वो केपी और बलूचिस्तान में लगी हुई आग को और उसमें गिरने वाली हमारे फौजियों की बॉडीज को, जो कि हजारों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसी नॉन चरांटली ले रही है, उनको ऐसे ले रही है जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली हर रोज जो है वो जाँ बहक हो रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी जाँ बहक हो रहे हैं, और याया खान ईरान से शराब के नशे में मस्त और एंजॉय कर रहा है वेस्ट पाकिस्तान में बैठकर। बिल्कुल उसी तरह की एक कैलसनेस नजर आती है। हर दूसरे दिन खबर आती है इतने फौजी शहीद हो गए बलूचिस्तान में, इतने फौजी शहीद हो गए केपीके में। फिर ऑब्वियसली जो सिविलियन वहां पर मारे जा रहे हैं, जहाँ बाग हो रहे हैं, वो एक अलग एक ट्रेजेडी है, वो भी पाकिस्तानी शहरी है, वहां पर कारोबार तबाह हो रहे हैं, वो एक इंतहाई अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। एक सॉर्ट ऑफ वहां पर भी जो है वो वॉर की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन जो हमारे अरबाब मुस्को कुशाद हैं, जो हमारे हुक्मरान है, ना उनके पास कोई लेजिटिमेसी है और ना उनके पास कोई विल है कि मुल्क के लिए कोई बेहतर काम कर सकें, बल्कि दे आर जस्ट ट्रीटिंग इट एज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज। वो उल्टा उसको यूज कर रहे हैं कि देखिए जी आ, बलूचिस्तान में हो रहा है, केपी में हो रहा है, तो चलो पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो अपना होल्ड कायम रखा जाए। जैसे कि याया खान की स्ट्रेटजी थी कि उसने ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ दिया, वहां पर हमारे फौजी शहीद हुए जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं, तबाही मची हुई है, उसने छोड़ दिया। और वो आराम से जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को लेकर बैठा हुआ है और यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रहा है उल्टा। और वही बात है कि बातों से तो कुछ नहीं होता। उस वक्त भी कहा जी इंडिया गिरा रहा है, इंडिया गिरा रहा है, तो इंडिया गिरा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं भाई? अभी भी गए वो फितनाउल हिंदुस्तान आ गया, फितनाउल पता नहीं क्या आ गया, फितनाउल XYZ आ गया। हमें तो सबसे ज्यादा मसला इक़्तिदार लगा। इस वक्त शायद पाकिस्तान को सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो फितनाउल इक़्तिदार से है, सही। मेरा जाती ख्याल ये है। और ये एक पैरेलल है 1971 से। इसके जी। अलावा और चीजें भी मौजूद हैं। ऑफ कोर्स इंडियन इन्वॉल्वमेंट का हमने जिक्र किया। अब इंडिया एक ऐसा मुल्क है लिबरल बरादरी से माजरत के साथ कि जो भी बंदा पाकिस्तान और भारत की बड़े सलीक की हिस्ट्री से वाकिफ है, उसको ये बात पता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जिसका एक कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की रियासत को बर्बाद करना। और ये पहले दिन से अनचेंज रहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कल कोई और पार्टी आ जाए। मैं कहता हूँ कल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए उधर, तो उसका भी लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। भारत में मार्शल लॉ लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चेंज होने वाला है। पहले दिन से बहुत ज्यादा भारतीय अवाम की रूह के अंदर रियासत पाकिस्तान की नफरत मौजूद है। और सिर्फ रियासत पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी बड़े सगीर के मुसलमानों की इंडिपेंडेंट रियासत की नफरत उनके दिलों में मौजूद हो। जैसे कि अब बांग्लादेश तो पाकिस्तान नहीं है ना, तो बांग्लादेश से क्यों इतनी नफरत है, बांग्लादेश से क्यों इतनी तकलीफ है? जब तक उनका अपना बैठा हुआ एक पिट्ठू मौजूद था जो उनके लोगों को हर तरीके से बांग्लादेश के अंदर तस्वीर कर रही थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई आज़ादी हासिल की उस ट्रेनी से, तो बांग्लादेश से भी शदीद तकलीफ शुरू हो गई है। तो भारत जो है वो एक सेपरेट मुस्लिम नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को कभी भी हजम करने पर आमादा है ही नहीं, और उसकी हर आइटरेशन को तबाह बर्बाद करना चाहता है।
ये चीज हमें 71 में भी नजर आई जब भारत ने एडवांटेज लिया। ये चीज आज हमें बलूचिस्तान में भी नजर आती है, टीटीपी में भी नजर आती है। बीएलए, टीटीपी, इन सारों के पीछे हम सबको पता है कि भारतीय फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और इवन मिलिट्री सपोर्ट मौजूद है। तो अगेन, लेकिन वो कहते हैं ना, वो अपना घर सही अगर रखे तो दुश्मन को मौका नहीं मिलता। तो हमने अपना घर सही रखा नहीं, एक सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद पर स्टेट को पर कायम रखा है कि लीड कैप्चर का स्टेट को नुकसान, वो क्या कहते हैं, लीड कैप्चर का जो है वो शिकार बना दिया। तो उसके बाद फिर भारत जैसे ममालिक को मौके तो मिलेंगे और वो उस मौके का फायदा भी उठाएंगे। तो मैं भारतीय को तो ब्लेम नहीं कहता, वो तो वो काम कर रहे हैं जो कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। मेरा सवाल तो अपने अरबाब इख्तियार से है कि आप क्या कर रहे हो फिर, और आपका क्या फायदा है अगर आपने सिर्फ जो है वो रोना धोना ही है और करना कुछ नहीं है। और करना क्या है, अब भारत पर हमला कर दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने लोगों के साथ एक राबता कायम हो, अपने लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको एक सोशल जस्टिस मिले, उनको कोर्ट्स में जस्टिस मिले। तो उसके बाद वो समझेंगे कि हाँ जी, ये रियासत हमारी रियासत है। जब तक रियासत के लोगों को ये अंदाजा ना हो कि ये रियासत हमारी रियासत है, आप उनसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो शाना मशाना खड़े होंगे लीडर्स के साथ और रियासत का दिफा करेंगे। लीडर्स का काम सिर्फ ये रह गया कि वो आवाम को लूटे और उसके बाद आवाम से कहें कि चलो भाई अब तुम मजीद कुर्बानी दो। किस लिए दो? ताकि इनके चार मोहल्लात और बन जाए। और ये फीलिंग बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में तो बहुत शदीद है, लेकिन इवन पंजाब में और सिंध में और कराची में हमें हर जगह ये चीज़ नज़र आती है कि अवाम में एक एपैथी पैदा हो चुकी है। वो बिल्कुल, वो एक जैसे एक गधा होता है जो मार खा रहा होता है कुम्हार की, लेकिन कुम्हार को डाकू लूटने आ जाए तो वो आराम से घास चरता रहता है कि नहीं मेरा क्या, उसको लूट रहे हैं ना डाकू। गो के डाकुओं ने उसको भी लूटना है और उसका भी शायद वो ज़िबा करके उसकी भी बिरयानी बनवा दे। लेकिन गधा है, इतनी समझ नहीं रखता। तो हमारी जो हम अवाम है, हमारी कुछ मिसाल ऐसी बन गई है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज भी है। फिर और पैरेलल्स अगर हम तलाश करें तो और भी हमें मिलेंगे। जैसे कि एक हमारी अवाम में पैरेलल है कि हमारी अवाम के अंदर सेंस ऑफ नेशन और सॉलिडारिटी नहीं है। जब ईस्ट पाकिस्तान में बदतरीन किस्म का एक क्रैकडाउन चल रहा था जो कि मुकम्मल तौर पर इलेजिटिमेट क्रैकडाउन था, तो वेस्ट पाकिस्तान में हमें कोई ऐसी आवाज उठती नजर नहीं आई इस सपोर्ट के लिए जो उनके साथ ज्यादती हो रही थी। मैं ये नहीं कहता कि वेस्ट पाकिस्तान की आवाम को शेख मुजीब साहब जैसे किसी गद्दार को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जो मिलिट्री क्रैकडाउन था तो उसमें आवाम की एक तबाही हो रही थी, उसके खिलाफ एक आवाज उठनी चाहिए थी। वेस्ट पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ उठ के खड़े होना चाहिए था। तो हमें आज भी ये चीज नजर आ रही है कि अवाम के अंदर वही वो एक गधे वाली मेंटालिटी है कि दूर किसी को हो रहा है ना, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह रहा। आग जो है वो साथ वाले के घर में लगी है, मेरे घर में तो नहीं लगी। ये मेंटालिटी एक स्लेव मेंटालिटी है, एक गुलाम की मेंटालिटी है कि मालिक उस गुलाम को घोड़े मार रहा ना, मुझे कोई नहीं मार रहा, मैं क्या करूं। हालांकि आपका नंबर भी आ जाएगा। जैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश का आया था, आज बाकी पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान का आ गया है, तो कल उसके बाद दूसरे का भी इनएविटेबली आ जाएगा। और काफी कुछ हो भी रहा है, काफी कुछ हम देख भी रहे हैं कि इवन इकोनॉमी की सूरत हाल ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिटरेसी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान सब सहारन अफ्रीका के कंट्रीज के साथ आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल दुनिया के बॉटम पर। तो ये बहुत वरीन सिचुएशन है, लेकिन हम लोग जो है वो एक इपथी का शिकार है, गुलाम ज़ेन का शिकार है कि जब तक हमें खुद फिजिकल पेन नहीं होता तब तक हम कोई ना जिद्दोजहद करेंगे, ना कोई आवाज़ उठाएंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक पैरेलल है। ये तो अवाम की इपथी है। सिर्फ याया खान को इल्ज़ाम देना आसान है, या शेख मुजीब को या भुट्टो साहब को, लेकिन ये जो एक अवामी बिहेवियर है, दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल। जिंदा और मुर्दा कौमों में यही फर्क होता है। जिंदा कौमें आखिरकार उठकर जो है वो अपने हुक्मरानों से फिर हिसाब भी ले लेती। 1971 के बाद हमने किसी से हिसाब लिया क्या? किसी ने क्या पे किया अपने क्राइम्स के? क्या भुट्टो साहब ने पे किया इस चीज का कि उन्होंने हर आईनी और जमहूरी अख्तार की धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से किसी ने सवाल किया कि आपने इस पाकिस्तान में क्या किया, आपने मुल्क को यूसर्फ क्यों किया, इक़्तिदार को यूसर्फ क्यों किया? तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें अब 1971 से बड़ी ट्रेजेडी की तरफ भी ले जा सकती है। अब बाकी अगर हम बात करते हैं, सारी बातें, सारी सिचुएशन वैसी भी नहीं है। मतलब बलोचिस्तान इज नॉट ईस्ट पाकिस्तान।
बलूचिस्तान का इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिलता। बलूचिस्तान की आबादी भी काफ़ी कम है। ईस्ट पाकिस्तान तो बस उस ज़माने में 55% आबादी मुतहदा पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। फिर बलूचिस्तान में एक एथनिक मेकअप भी डिफरेंट है। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग 95% से ऊपर थे। वहीं बलूचिस्तान में जो बलोच हैं, जिनमें ज़्यादातर एक वो सेकुलर नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी बलोच इलाकों में ज़्यादा है। जो बलोच है वो तो इवन बलूचिस्तान में भी मेजॉरिटी में नहीं है। अगर हम बलोच और ब्राह्मी दोनों को मिला दें, जबकि दोनों एक चीज नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर दोनों को एक कर भी देते तो तब भी बेयरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन बनते हैं। तो बाकी जो बलोचिस्तान का सूबा है उसमें भारी अक्सरियत पख्तूनों की है, पठानों की है। फिर वो बलोचिस्तान जो है वो जुग्राफियाई तौर पर बहुत ही बड़ा है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो स्पार्सली पॉपुलेटेड में इंसर्जेंट को एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा ये है कि इंसर्जेंट को मौका मिल जाता है छुपने का, उसे वास्ट स्पेसेस मिल जाती हैं, अनगवर्न स्पेसेस, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने कैंप्स बना सकते हैं, अपनी बेसिस बना सकते हैं फार फ्लंग एरियाज में। लेकिन नुकसान ये है कि अर्बन सेंटर्स या रियल सेंटर्स ऑफ पावर और इकोनॉमी में उनका कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप होल्ड नहीं कर सकते स्टेट के माइट के खिलाफ। तो उस चीज़ में उनको फिर नुकसान भी होता। ऑन द अदर हैंड ईस्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आबादी थी, और ईस्ट पाकिस्तान वाज अ मच मोर डिफिकल्ट टेरेन एज वेल। टेरेन भी काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब वो जंगलों और दरियाओं की ज़मीन थी, और वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, और पॉपुलेशन तो सारी मोस्टली सारी ज़मीन मोस्टली एंटी पाकिस्तान हो चुकी थी याया खान के क्रैकडाउन के बाद। तो उसमें जो फोर्सेस थी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी। एक तो कटे हुए हैं अपने बेस से, सप्लाई भी नहीं मिल सकती थी। दूसरा वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है जो बहुत सारी हॉस्टाइल है, जिसमें से फिर टेरेन भी मुश्किल है। तो फिर इंडिया तीन तरफ से बॉर्डर को भी घेरे हुए है। तो ईस्ट पाकिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए काफ़ी फ़वाद मौजूद थे। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि बलोचिस्तान इज नॉट गोइंग टू डू एन ईस्ट पाकिस्तान। अगर कोई बंदा ये समझता है, इंडियन भी नहीं समझते कि बलोचिस्तान कभी इंडिपेंडेंट हो सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो ये जरूर कर सकता है कि वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे, पाकिस्तान की मिलिट्री को ओवर स्ट्रेच कर दे भारत के मुकाबले में। उसके बाद भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे जब मिलिट्री ओवर स्ट्रेच हो चुकी हो, जब मिलिट्री मुकम्मल तौर पर डीलेजिटिमाइज हो चुकी हो। और मुसलसल एक और कुछ भी तो एक ब्लीडिंग पॉइंट तो बना ही रहे ना, जहाँ पर मुसलसल हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में बदअमनी का नतीजा ये भी होगा कि उसका जो एक पोटेंशियल है मिनरल्स का, नेचुरल वेल्थ का, वो कभी यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। बलूचिस्तान के लोग हमेशा डाउन ट्रॉडन रहेंगे, जाहिल रहेंगे, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो इंसर्जेंसी भी फ्यूल होती रहेगी, तो एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बच जाएगा। तो ये तो हो सकता है, लेकिन आउटराइट अलहदगी वाली जो सिचुएशन है वो कम अज कम इस वक्त पॉसिबल नजर नहीं आती, स्पेसिफिकली अनलेस एक चीज है जिस पर आई थिंक द इंडियंस आर वर्किंग। वो ये है कि अगर बलोच इंसर्जेंसी की सिनर्जी हो जाए किसी एंटी पाकिस्तान मूवमेंट के साथ, जो कि प्रीडोमिनेटली पख्तून हो, और पख्तूनों और पठानों और बलोचों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से एक तरह पाकिस्तान की रियासत की लेजिटिमेसी उनकी ज़हनों में ख़त्म कर दी जाए, जिसके बाद वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से ही अपने बरात का ऐलान कर दें, तो उसके बाद वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस वाले रीजन में एक वायबल अलहदगी की तहरीक चल सकती है। और इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट की हरकतें हैं, जो ख़ास तौर पे जो है वो एक चीज़ नज़र आती है कि वो पीटीआई को क्रश करने के चक्कर में ख़ास तौर पर पठानों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन और बुरा सलूक किया जा रहा है मुल्क के कुछ इलाकों में। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ़ इट गोज़ ऑन लाइक दैट। और अगर इमरान खान, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, लेकिन पठानों में तो उसकी पॉपुलैरिटी नियर यूनिवर्सल है, वैसे पंजाब में भी है अब तो, लेकिन पठान जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसको, मतलब क्या कहते हैं, उससे गर्म ज़्यादा होंगे अगर वो आ, जेल में मारा जाता है, जेल में मारा जाता है, dies in jail. If he dies in jail, so we are going to have a real problem in the Pakhtun belt of Pakistan. और उस सूरत हाल में जो इंडियंस, आई थिंक दे आर बैंकिंग ऑन इट। Yeah. इंडियंस ये दुआएं कर रहे हैं कि यार ये जेल में मरे,
तो उसके बाद जो है वो हम पठानों को भी तीली लगाएं, और बलोच को तो पहले ही हमारे राब्ते काफ़ी हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए पूरे वेस्टर्न पाकिस्तान में एक आग और खून का खेल खड़ा कर दे उस बेसिस पर। तो यहाँ पर जो है वो बल्कि एक और जो डिफरेंस है वो इमरान खान और शेख मुजीब में भी है। अब इवन इमरान खान की अपनी पार्टी ने बेवकूफ़ाना किस्म की बातें की हैं, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब खुद भी, मुझे नहीं पता उन्हें कितनी हिस्ट्री पड़ी है इस मामले में, लेकिन वो ये शेख मुजीब को एक लायनाइज करने की कोशिश नजर आई पीटीआई वालों की तरफ से। वो एक इंतहाई बचगाना कोशिश थी, और तारीख से मुकम्मल तौर पर जो है वो आगही की कमी की बिना पर बेस्ड है कि शेख मुजीबुर रहमान का इमरान खान से कंपैरिजन बनता ही नहीं। शेख मुजीबुर रहमान एक एथनो फाशिस्ट लीडर थे, एथनिक पॉलिटिक्स करते थे। इमरान खान तो पंजाबी हो, पठान हो, बलोच हो, सिंधी हो, सबकी बात करता है, सबकी पॉलिटिक्स बल्कि अगर देखी जाए सर, तो के अंदर भी। अगर देखी जाए तो अगर कोई यूनिवर्सल लीडर पाकिस्तान में अभी है तो वो सिर्फ इमरान खान ही होंगे, क्योंकि उसका मतलब अपील पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में है। बाकी सब तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। यस, ऐसी है। जबकि शेख मुजीब की आप अगर अपील देखें तो वो सिर्फ एक सूबे में सेंटर्ड थी, वेस्ट पाकिस्तान में तो उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इसी तरह ये एक तो ये डिफरेंस है, फिर दूसरा पॉलिटिक्स का भी काफी डिफरेंस है। शेख मुजीब वाज क्लियर ऑन द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर अगर उन्हें इक़्तिदार मिलता है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो गुड, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मैं बांग्लादेश बनाता हूँ। तो वो अलहदगी पसंदों के साथ भी खेल रहे थे बड़े सालों से, और यूनाइटेड वाले ग्रुप के साथ भी खेल रहे थे। जब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी की तो दो ज़बानें मुंह में रख के की। प्रो पाकिस्तान एरियाज में जो प्राइमरली रूरल एरियाज थे ईस्ट पाकिस्तान के, वहां जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, इस्लाम की बात कर लेते थे, कुरान उठा लेते थे। अर्बन एरियाज जहाँ एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था 1970 में, वहां जाकर अलहदगी पसंदी की बातें करते थे, बांग्लादेश की बातें करते थे। तो ये वाली चीज भी इमरान खान में कोई नहीं है। वो यूनिफाइंग पॉलिटिक्स ही हमेशा करता रहा, एक पाकिस्तान की बात करता रहा। और दो तीन मौके थे, एक मौका जिस दिन उसको गोली लगी, और एक मौका जिस दिन 9 मई हुआ। इन दोनों दिन हमने देखा कि अवाम में बेपनाह गम और गुस्सा नजर आया। और शेख मुजीब ने जैसी उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली उनके करियर में, उन्होंने आपने देखा कि जलती पर तेल डाला था। उन्होंने मजीद उसको भड़काया था ताकि स्टेट की पावर को भग से उड़ाया जाए अवामी पावर की बेस पर। ऑन द अदर एंड इमरान खान रिफ्यूज टू यूज दैट अवामी पावर जो उस दिन मिली। अवामी पावर स्टेट पावर की तरह नहीं होती कि आप ऑर्डर देंगे और स्टेट पावर जैसे वील्ड हो जाती है, आप मिलिट्री ऑपरेशन को ऑर्डर दें, ऑपरेशन शुरू होते हैं। अवामी पावर एक इमोशनल पावर, वो सिर्फ उसी दिन वील्ड की जा सकती है जिस दिन अवाम के इमोशंस एक हाई पिच पर हो। जैसे कि 1 मार्च 1971 को जब एक वो पोस्टपोनमेंट का ऐलान किया गया कौमी असम्बली के सेशन का, जिसके बाद बंगालियों को लगा कि जी वेस्ट पाकिस्तानी हमें गवर्नमेंट नहीं रहने देंगे, तो अवाम खुद सड़कों पर निकला लाखों की तादाद में। और शेख मुजीब ने क्या किया? शेख मुजीब ने उनकी जज्बात को और भड़काया, जिसके बाद अवाम के हजूम बिफर उठे। हजारों बिहारी और नॉन बंगाली लिंच भी कर दिए गए, मार दिए गए, औरतों को रेप किया गया। बड़ी अट्रॉसिटी हुई उन दिनों में। शेख मुजीब ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। ऑन द अदर हैंड इमरान खान ऑन बोथ ऑफ दीज ओकेजन्स वो एक रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस लेकर आया। उसकी उसने प्राइस भी पे की आज जेल में। उसकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात है, सारा कुछ है, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही ना। जब सक्सेस नहीं मिलती तो लोग आपस में लड़ते हैं। अगर वो उस दिन जल्दी पर तेल डालता, हु नोस व्हाट वुड हैव हैपेंड। लेकिन उसके बाद पता था कि अगर वो ये करता तो ऊपर तो जो भी आता, लेकिन बहुत सारे लोग मारे जाते और पाकिस्तान के अंदर एक शिकस्त और एक का अमल भी स्टार्ट हो सकता था। तो उसने ही वो पीछे हट गया। शेख मुजीब ने कभी ऐसे नहीं किया। तो इमरान खान की मिसाल कुछ हुसैन शहीद सोहरवर्दी से मिलती है, जो शेख मुजीब से पहले बंगालियों के मेन लीडर थे, और जिनका पॉइंट ये था कि भाई पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं है, आई एम अ पैट्रियट। बाकी सब ठीक है, जब बंगालियों के साथ ज्यादती की हम बात करेंगे, ईस्ट पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो उसके साथ भी फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार से उतार के फेंक दिया, फिर जेल में फेंक दिया, फिर एक्साइल में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कभी लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। जेल में बहुत बीमार हो गए थे तो गवर्नमेंट ने उनको फिर इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब की तरह फेक बीमार नहीं थे, रियल बीमार थे। उनका इंतकाल हो गया उसके थोड़ी अरसे बाद। लेकिन अगेन फिर जब सोहरवर्दी का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ?
उसके बाद बंगाल में बंगाली अवाम को भी ये बात समझ आ गई कि जो भी बंदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने पेट्रियाटिज्म दिखाता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस पेट्रियाटिज्म को यूज करती है उसके खिलाफ, उसके वीक पॉइंट को बनाकर यूज करती है और उसको और उसकी सपोर्ट बेस को मुकम्मल तौर पर क्रश कर देती है। तो देन द बंगालीज टर्न टू अ मैन हु वाज अ अपॉर्चुनिस्ट, हु वाज अ सेसेशनिस्ट, जो फसाद फैलाता था, जो फसाद की आग, जो असल में फितना था। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि 1971 की ट्रेजेडी होती है। तो बाकी तो मैंने बातें अपनी किताब में फ्लैश पॉइंट्स पे लिख दी, लेकिन अगर मैं इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया करूं, जो कि इंशाल्लाह एक दिन वो भी लिखूंगा, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो बड़ी बुक बनेगी। तो उसमें मैं ये बात बड़ी वाज़ेह के तौर पर बयान करूंगा कि अगर आपने एक पॉइंट उठाना ना कि व्हाट शुड हैव बीन डन टू अवॉइड द डिजास्टर ऑफ 1971, तो वो एक पॉइंट ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनका जो छोटा भाई है ब्यूरोक्रेसी, उसको उसने जो स्टेट को यूसर्प कर लिया। असल चीज वो थी जिसने मशरकी पाकिस्तान को अलहदगी की राह पर डाला। और अगर ये यूसरपेशन ना होती, रूल ऑफ लॉ चलने देते, आप डेमोक्रेसी की बात करें फिर चलने दो डेमोक्रेसी, ये जो भी सिस्टम आईनी तौर पर एग्जी कर रहे हैं मुल्क के अवाम, चलने दो उसको। तो अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते और यूसर्प ना करते, तो पाकिस्तान वुड हैव डन मच बेटर एंड हैड रिमेन यूनाइटेड। तो अभी भी यही सेम सिचुएशन नजर आ रही है। और कल इमरान खान मर जाता है ना, तो आप देखेंगे कि पख्तूनों में एक ऐसा लीडर आएगा जो नफरत की सियासत खेलेगा, जो पख्तूनों को बताएगा कि देखो क्या हुआ है। एक और अपॉर्चुनिस्ट नाज भी आता आप है। देखेंगे, हाँ, कि पख्तूनों के मेजॉरिटी जो यूथ है, जो इस वक्त शदीद नफरत कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, वो मौजूदा गवर्नमेंट से नफरत के बाद उनकी नफरत रियासत पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी। और फॉरेन एक्टर्स अभी मौजूद हैं उनकी एड करने के लिए, अफगानिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग बाजी से बिल्कुल नहीं सीख रहे। तो अब हम अगर 14 अगस्त मनाते हैं, तो हम किस मुंह से आज़ादी मनाते हैं कि हमने आधा मुल्क भी खो दिया, बाकी भी इंतहाई बैरल में है। मुल्क के ऊपर एक, टू बी ऑनेस्ट, जितनी करप्शन की भी दास्तानी सामने, आई हैव नो कंपल, वो क्या कहते हैं उससे, जरूरत। qualms in saying that, there are no qualms in saying that कि मुल्क में डाकू राज चल रहा है। तो डाकू राज में क्या जश्न आज़ादी मनाएंगे? और मैं तो कोई, मतलब ये पीटीआई का कोई वो भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा फैन है, कुछ मुझे उनसे भी शदीद इख्तलाफात है एक्चुअली, इस बात तो आज की वीडियो में भी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट था, इस 14 अगस्त को क्या आज़ादी मनाएं? बलूचिस्तान में आज़ादी मनाएं या टीटीपी के जेर हमला इलाकों में आज़ादी मनाएं? और वो जो हर चौथे दिन आ, 10 बक्से आ जाते हैं झंडे में लिपटे हुए माओ के पास, उनके घरों में कौन सा जश्न आज़ादी मनाया जाएगा? तो ये जो है ना, वो एक हमारे जनरल साहब थे, जनरल शाहिद अजीज। जनरल शाहिद अजीज was one of the few generals who had earned that title और पाकिस्तान आर्मी में, and he was a very remarkable individual। उन्होंने किताब लिखी थी, ये खामोशी का हाथन। जब मैंने पहली दफ़ा वो किताब पढ़ी थी ना, उस वक्त थोड़ा छोटा था, तो कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी, लेकिन अब समझ आती है। उनके एक चैप्टर का टाइटल था, तराने गाएं तो कुत्तों की आवाज़ें निकलती थी। और उस चैप्टर में उन्होंने यही बातें लिखी थी कारगिल से रिलेटेड, कि हमारे यहाँ लोग कारगिल जैसे ब्लंडर को सेलिब्रेट कर रहे, तो उस माँ से पूछो जिसका नाम चौक पर, इसके बेटे का नाम चौक पर लगा दिया, कि उसके दिल पर क्या गुजरी है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कि आपने हीरो जैसे नौजवान उन पहाड़ों पर फेंक दिए दुश्मन के आगे बेयारो मदद का। तो ये थी आपकी कॉम्पिटेंस और ये थी आपकी हुब्बुल वतनी, यू डिजर्व टू बी शॉट फॉर दैट। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं, इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं सारा। तो उसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने इस चैप्टर का टाइटल लिखा कि तराने गाएं तो कुत्तों की आवाजें निकलती हैं। तो अभी भी मसला वही है कि जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, लेकिन किस तरह मनाएं? जश्न आज़ादी अगर मनाना है, तो इस वक्त तो हमें एक तजदीद अहद की सूरत में मनाना चाहिए कि हमें आज़ादी हासिल करनी है। अमेरिका से आज़ादी, ज़हनी गुलामी से आज़ादी, यूसरपर्स से आज़ादी। इस मुल्क का राज वाक़ियतन जब तक इस मुल्क के अवाम के हाथ में नहीं आएगा, एक इस्लामी नज़रियाती एलीट के, नॉन करप्ट एलीट के हाथ में नहीं आएगा, जो अवाम से ही मेरिट की बेस पर ऊपर आएगी, तब तक हम इस चीज़ की आज़ादी मना रहे हैं।
तब तक तो हम एक ट्रेजिक यानी कि ये डार्क कॉमेडी लगती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगती ये चीज। तो ये जो है वो थोड़ा फूड फॉर थॉट है कि जब भी 14 अगस्त मनाते हैं तो 1971 को भी याद रखना चाहिए। एक जमाने में वहां पर भी हमारा झंडा होता था। और आज अगर 1971 के 50 सालों से भी बाद ढाका में पाकिस्तान का झंडा कहीं कहीं नजर आना शुरू हुआ, तो उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान ने को बहुत अच्छा काम किया था उधर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, एक नजरिया है। और बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उस नजरिए से सब्सक्राइब करते हैं कि एक इस्लामी नजरियाती रियासत का नजरिया, एक इस्लामी फलाही मुमलिकत का नजरिया, एक ऐसी रियासत का नजरिया जो कि पूरी दुनिया में इस्लामी निशात सानिया की अलम बरदार होगी, इकबाल का नजरिया। तो वो झंडा अगर वो उठाते तो याया खान को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अलामा इकबाल को, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामी नजरिए को, मोहम्मद अली जिन्ना को। वो यूसरपर्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर हमारे ऊपर यूसरपर्स का राज है तो उनके ऊपर भी यूसरपर का राज था। 1971 वाज अ ह्यूज ह्यूज ट्रेजेडी जिसने बांग्लादेश के ऊपर एक टायरेंट को मुसल्लत कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर जो टायरेंट मुसल्लत थे वो वही रहे, वही फ्यूडल और बाबू अलायंस, वही फ्यूडल मिलिट्री अलायंस। तो वो पाकिस्तान पे तो अभी भी मुसल्लत है। बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम। बट व्हेन इज आज़ादी की शब की सहर पाकिस्तान में कब हाँ सर, यहाँ पे का इंतजार? अगर हम देखें ना तो आपने बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि और जो मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी उनका जो मजमूआ है, ठीक है, जिसको आजकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा वो खेल है उसके बारे में हमने बात की कि वो वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं जो 1971 में की, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा वक्त हम बाकी ग्रुप्स के लिए भी दे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं देखता हूँ तो मुझे 4 बेसिक ग्रुप्स नज़र आते हैं जो किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो हमने कवर कर लिया जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, दूसरा सियासतदान जो आम सियासतदान हैं वो हो गए, तीसरा ग्रुप हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास कह लो, उसमें सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स जो यूनिवर्सिटियों में है वो भी हो गए, और जो मुस्लिम स्कॉलर्स है वो भी आ गए, क्योंकि उनके पास मतलब अम, एक इन्फ्लुएंस है ऑन द माइंड्स ऑफ द आवाम। एंड चौथी तो आवामी रहती है। तो इसमें थोड़ा मतलब दूसरे की तरफ जाते हैं अगर हम सियासत के हालात को देखें, ठीक है। तो ये तो मैं समझ गया कि ओके ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी गलतियाँ कर रही है, वो अपनी वही गलतियाँ दोहरा रही है, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को नहीं आने दे रही, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं जिससे हमारी कोई तवक्को होनी चाहिए, उसमें पीटीआई भी आ गई और बाकी भी जो लोग हैं उनके अभी भी सपोर्टर्स मौजूद है, और सपोर्टर्स ना भी हो, कम भी हो, फिर भी उनका मतलब एक हक है कि पाकिस्तान अगर कोई गलती कर रहा है तो उनका काम है कि उस गलती की तरफ ना जाए या फिर इस तरह की गलतियाँ ना करे। तो उसका आप किरदार किस तरह देखते हैं कि वो मतलब पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए देखिए, उसका जो किरदार है ना, वो तो इस वक्त बिल्कुल ऐसे जैसे वो उर्दू में कहते हैं ना, फाड़े के टट्टू, उनका तो वो किरदार है ना। हमारे जो सियासतदान हैं, खास तौर पर अब जैसे मुस्लिम लीग यूथ है जिनका प्राइम मिनिस्टर भी है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में भी उनका मिसरूल चल रहा है। तो उनका क्या है, उनका एक मिनिस्टर ट्वीट करता है, एक दिन आयश ट्वीट करता, अगले दिन वो कहता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ड्यू प्रोसेस के तहत अमेरिका ने सजा दी हुई है, बड़ा अच्छा काम किया। अगले दिन कहता है हम डॉक्टर आफिया के साथ हैं। अगले दिन फिर आयत शेयर कर देता है। एक और मिनिस्टर साहब हैं, वो मिनिस्टर हैं, फिर कहते हैं ब्यूरोक्रेट पुर्तगाल में जायदादें ले रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं रात को बैठ के वो गजा और फलस्तीन पर ईंटें करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन उनकी गवर्नमेंट गजा के नाम लेने वालों को उठा कर ले जाती है, जिन्हों में बंद मुझे तो नहीं लगता कि ये खुद कर ट्वीट्स देती। करते हैं सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, इनकी अच्छी इतनी अच्छी मतलब कोई नहीं नहीं, उर्दू में करते हैं बहुत दफा, खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं, कोई और नहीं करता। असल में ना, जैसे हमारे यहाँ एक वो मिलिट्री ने एक माइंडसेट पैदा हो गया ना कि भाई सारे जो है, सारे पाकिस्तान अकल से आ रही है, सारी अकल सिर्फ हमारे पास है। ग्राम। तो ये जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स का ना, मैं फौजी स्कूलों में भी पढ़ा हूँ ना, हमारे प्रिंसिपल एक कर्नल साहब होते थे जनरल पर, ये ना वो पता नहीं कहाँ से फीड करते हैं, लेकिन अक्सर फौजियों में ये माइंडसेट दिखा है। हमारे वो अवाम लोग के अंदर भी समझते हैं कि हमारे अवाम के अंदर भी ये मिथोलॉजी मौजूद है। हमारे अवाम के अंदर भी यही मतलब अगर आम आवाम को आप देख लो
तो उससे कोई बात करो तो मतलब उनको लगता है सबसे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे मुल्क में वो फौजी और ये जो CSS वाले मतलब हो। आप खुद ने आपने फिर CSS पास किया था, अब आप फिर भी ठीक हो कॉम्पिटेंट। गया। हाँ, मैंने किया था पास, और मैं उन दिनों कुछ इनके साथ उठा बैठा भी, और मुझे अंदाजा हो गया कि हाँ, इससे तो CSS में जो इस वक्त अक्सर अफसर सर्व कर रहे हैं, उनसे बेहतर है कि जिन रेडियो को वो उठा के फेंकते हैं ना, हाँ हाँ। उन रेडियो में से किसी एक रेडी वाले को उनकी पोस्ट देने वो बेहतर चलाने का। तो क्या कह रहे हैं? और मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह माइंडसेट। रेडी वालों में आपको एक आधा रेडी वाला मिलेगा जो अच्छा आदमी होगा, हलाल कमा रहा होगा, अपने बच्चों के लिए हलाल लेके जा रहा होगा, कोशिश करता होगा लोगों को फ्रॉड ना करे। उसको अगर बिठा देना, उसको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता सिवाय रेडी के, लेकिन वो एटलीस्ट इतनी कोशिश जरूर करेगा कि यार कुछ फायदा हो जाए, मैं आराम ना खाऊं, लोगों की कुछ बेहतरी हो जाए। अब अकबर बादशाह भी तो अनपढ़ ही था ना, तो कुछ ना कुछ वो, और उसको कुछ मुआविन भी मिल ही जाएंगे जब वो ऐसी पोस्ट में बैठेगा। तो नीचे वालों से भी कुछ सीधा काम, और कुछ ना करे, सिर्फ नीचे वालों के ऊपर असर पे बैठ के उनको ही एहतसाब करना शुरू कर दे, तो चीजें बेहतर हो जाएगी, खुद खाना बंद कर दे। ऑन द अदर हैंड CSS में जब जिन दिनों आपने बात की थी कि आपने भी ध्यान दिया, वो उसमें ना एक फेज ये भी होता है कि आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो इंटरव्यू में वो 10 से के इकट्ठे होते हैं, बैच इंटरव्यू वगैरह इकट्ठे रहते हैं। तो जब आप रिटर्न वगैरह पास करते हैं ना, और आपके इंटरव्यू का वो आता है शेड्यूल, तो ये आपको ढूंढ भी लेते हैं, मुझे भी ढूंढ लिया उनने, उनके साथ कुछ टाइम भी गुजरा। वैसे भी थोड़ा बहुत एक था अकेडमी शिकेडमी में आना जाना हुआ, वहाँ भी कुछ टाइम गुजरा एज पर साथ। तो मैंने तो ये चीज बड़ी यूनिवर्सल देखी CSS एस्पिरेंट्स में, कि दे हैड जीरो कंसर्न अबाउट सर्विस। सिविल सर्विस, सर्विस की तो कोई बात ही नहीं होती थी। बात करते थे हाँ इंशाल्लाह CSS पास करेंगे, देखना गाड़ियां होगी, बंगले होंगे, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बाहर से डिग्री करेंगे, बाहर सेटअप बनाएंगे। मे भी पुर्तगाल का उनको ना पता हो, वो सिविल सर्विस में जाके पता चला होगा हाँ कि पुर्तगाल में क्या चल रहा है। तो जिस बंदे का माइंड सेट ही एक डाकू और लुटेरे वाला है, उसको चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअली क्यों ना हो, वो तो उल्टा इंटेलेक्चुअली फिर डाका डाल देगा, ज्यादा अच्छा डाका डालेगा, कॉम्पिटेंटली डालेगा। तो एक अनपढ़ और जाहिल बंदा जो डाकू या लुटेरा नहीं है, ईमानदार है, वो उससे बहुत बेहतर है जो डाकू और लुटेरा है, बेशक पढ़ा लिखा हो। और दूसरा, पढ़ा लिखा भी क्या, CSS है क्या, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज का एक इम्तिहान है। हाँ। और क्या है उसमें, और ऐसी कौन सी कोई खास बात है, कौन सा कोई ओरिजिनल थिंकिंग उसमें रिवॉर्ड हो रही है? लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स यार। यार, तो लेकिन जो है वो अवाम तो बेचारी जो है, वो तो उनकी गाड़ियों और उनकी चमक दमक से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाती है, फौजी वर्दी से तो influence इसी हो जाती इसी बात पे है। देखिए, अगर इजाज़त तो मैं एक बात बोलूँ तो मतलब मेरे घर वाले कह रहे थे मजाक मजाक में ही कि मतलब CSS कर लो ठीक है, और तुम पढ़ते पढ़ते हो तो मतलब पास कर लोगे वगैरह। तो मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं बनना है कोई ऑफिसर ऑफिसर। तो इस तरह बात हो रही थी और मुझे सब कह रहे थे कि वही ऑफिसर का किसी ने क्या करना है, ठीक है हमें मतलब वो पूरी शान, वो गाड़ी, वो बंदे तुम्हारे पीछे आगे पीछे बंदे होंगे। तो मैंने कहा कि यार मतलब तुम लोगों को इसमें कौन सी अपील नजर आती है कि आगे पीछे तुम्हारे बंदे हैं और मतलब तुम एक वो फिरगौनियत की वाइब आ रही है कि तुम इतने बड़ा। मैंने कहा हमारे कौन से मतलब बंदे गुजरे हैं जो आज हम याद करते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल्स है। मैंने कहा अबू बकर के आगे पीछे बंदे थे, या उमर के थे, या उस्मान के थे, या अली के, मतलब कौन है जो आपके जहन में ये नक्शा छोड़ गया? आगे पीछे बंदे तो जो अली के बाद आए थे, जो अली के बाद आए थे उनके थे। हाँ शायद उन्हीं के लेकिन उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको पता है। लेकिन कारून के आगे मतलब इन्होंने कुरान पढ़ी हुई है तो पता होगा कि उसके आगे पीछे बंदे होते थे, और फिरौन के आगे पीछे भी वो चमचे होते थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है ना, थिंकिंग एक जब एक चीज़ आम आवाम के लेवल पे आती है, और मैं चूंकि गांव का बंदा हूँ, तो हमारे लोग तो मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल, कोई बाहर नहीं गया, स्पेशली जो औरतें हैं तो वो तो घरेलू औरतें हैं। जब उनके जहन में भी ये बात सीप इन कर गई है कि ये कोई एडमरेबल चीज़ है कि तुम्हारे आगे पीछे लोग हैं और तुम्हारे पास एक चमकदार गाड़ी हो, तुम लोगों की रेडियो को जाके उल्टा कर सकते हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होता। यही तो स्लेव माइंडसेट है, यही तो वो गधे वाला माइंडसेट है जो पहले बयान किया है। एक थी यही से जुड़ी है ना, कि सब कुछ तबाह हो जाए बस हमें कुछ मिल जाओ। तो CSS वालों का भी यही माइंडसेट है एज अ क्लास। तो लेकिन बात हो रही थी ना सियासतदानों की, तो जैसे मिलिट्री वालों का या इवन CSS वाले बाबुओं का माइंडसेट है ना कि हम अकेले कुल है, हमें सब कुछ पता है, बाकी सब बिल्कुल
उनको कुछ नहीं पता। निल्ला तो सियासतदानों की जो क्लास है, जो हमें एक क्लास से अंग्रेज़ों से विरासत में मिली है, वही लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के आगे वफ़ादारियाँ फ़रोख्त की हैं, वो हमारे मेजर सियासतदान फैमिलीज़ उन्हीं से हैं। उनके नज़दीक अक्ल कुल है झूठ बोलना। उनके नज़दीक सियासत का सिर्फ़ एक मकसद है, वो है झूठ बोलना। दिन को झूठ बोलना, रात को झूठ बोलना, हर वक़्त झूठ बोलना। एक जगह जाके कहना मैं इस्लामी हूँ, दूसरी जगह जाके गोरे के सामने शराब पी के कहना कि इस्लाम क्या होता है, ये तो बड़ा बैकवर्ड रिलीजन है, अब तो आपके साथ हैं। फिर वापस आकर पुरानी आयत पढ़ देना, फिर उसके बाद बहुत सारे पैसे खाना, फिर दूसरों को करप्ट कहना, दूसरों को करप्शन के खिलाफ दर्स देना, फिर उसके बाद थोड़े से और पैसे खाना, फिर उसके बाद करप्शन पर और लंबी तकरीर करना। और मैं ये तो इवन छोटे लेवल के सियासतदानों का ये होते हैं ना, कुछ वाकयात आपके ज़हन में नक्श हो जाते हैं। मुशर्रफ दौर का वाकया, और मैं टोटल 9 या 10 साल का था। तो वालिद साहब की एक आदत थी, वो ना कहीं शादी-शुदी होती ना, तो वो कहते मैं यार अकेला क्या जाऊँगा, तुम मेरे साथ जाओ। तुम्हारी भी थोड़ी सोशल वो हो जाए, तुम्हें भी लोगों में उठना-बैठना, खाना-पीना आ जाए। तो मुझे साथ ले जाते थे। एक दिन मैं उनके साथ एक टेबल पे बैठा हुआ, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ, नाम नहीं लेता, अटक शहर के ना वो एक मतलब एमपीए लेवल से थोड़ा-सा नीचे लेवल का सियासतदान था, थोड़ा ठेकेदार टाइप था, पूरे शहर में उसकी करप्शन के चर्चे थे कि पूरी करप्ट आदमी। खैर अक्सर ऐसे ही होते हैं सियासत में हमारे। तो अब हम बैठे हुए हैं, अब वो बंदे ने अपना ना अब्बा ने मुझे बता दिया उसका नाम कि कौन है, स्टार्ट पे ही। तो अभी टाइम था खाने-आने में, पता नहीं क्या वजह थी, उस टेबल पे कोई आया ही नहीं, बस हम 3 ही बंदे बैठे हैं। शायद शादी में लोग ही कम आए उसकी। तो वो बंदा जो है ना, वो 15-20 मिनट जब तक खाना नहीं लगा, तो वो बंदा ना उस 15-20 मिनट में से कुछ 17-18 मिनट होता रहा। वालिद साहब ने बीच में थोड़ी हूँ-हाँ की, मैं तो चुप करके सुनता रहा, छोटे बच्चों को वैसे भी कौन बोलने देता। और उन 17-18 मिनट में से 15-16 मिनट एक लेक्चर था करप्शन की नुकसानात पर, और कौन-कौन बंदा कितना करप्ट है और कैसे करप्शन हर चीज़ तबाह कर रही है। और इतना इम्पेशेंटली डिलीवर्ड था कि मैं भी परेशान हो गया एक दफ़ा। तो जब खाना लगा तो वो हज़रत खाना लेने चले गए, तो वालिद साहब जो हैं वो उनका हमेशा ये होता था कि वो बैठे रहते थे, 5-6 मिनट बाद जाते थे। तो मैं भी बैठा रहा, तो मौका मिल गया, वो चले गए, तो मैंने वालिद साहब से बस एक सवाल पूछा। मैंने कहा ये वही है ना? मतलब मैं गलत तो नहीं पहचान रहा? मुझे शक हो गया कि यार ये गलत सुना होगा। तो वालिद साहब बड़ा हँसे और उन्होंने कहा हाँ जी वही है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है, आप किसी भी सियासतदान से डरा के मिले ना, तो वो करप्शन पे आपको ऐसा लेक्चर देगा कि आपके कान सुर्ख हो जाएँगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो उन्हीं ख्वाजा साहब की अगर बात कर लें, तो आजकल बड़ा वो एक रिपोर्ट चल रही था कि उनकी एक एडीसीआर ने, ब्यूरोक्रेट साहब हैं वो, जो कि फ्रंट मैन कहे जाते हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो सियासतदान है ना, तो ये फ्यूडल क्लास है, फ्यूडल स्लैश इंडस्ट्रियल, इसमें कुछ नौदौलतिये भी शामिल हो गए हैं, नौदौलतिया फैमिलीज़ में शरीफ फैमिली खुद भी शामिल है। लेकिन नौदौलतिया फैमिलीज़ इनमें शामिल ही ऐसे हुए इनकी कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट करके। तो इस क्लास से कोई तवक्को रखना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी साँप से तवक्को रखें कि वो जहाज़ पे चला जाएगा, ग़ज़ा में। तो मेरा नहीं ख्याल कोई साँप गया है, कोई नाग देवता गया है उधर। बल्कि साँप तो शायद फिर भी फ़लस्तीनी साँप हो तो इज़राइली फ़ौजी को काट भी लेगा। लेकिन ये वो वाले साँप हैं जो अपने ही लोगों को काटेंगे हमेशा, इनकी डीएनए ही है ये। तो सही। ये जो हमारी एलीट क्लास है ना, फ़ौज में तो फिर भी अच्छे बंदे आपको मिलेंगे, मिडल क्लास से बचाए हुए। हाँ। इनमें भी मिल जाएँगे, ब्यूरोक्रेट्स में भी मुश्किल है लेकिन मिल जाएँगे, 2-4 मिल ही जाएँगे उधर भी। लेकिन सियासतदानों में अगर ढूँढना है ना, तो बड़ा मुश्किल काम है, और जो मिलेगा ना आपको, उसको इनकी क्लास पेनलाइज़ भी सही करके करती है। तो ये फ़ौज में ईमानदार आदमी को उस तरह पेनलाइज़ नहीं किया जाता, कम से कम इस दौर में किया गया है, इस दौर से पहले इतना नहीं किया जाता था। उसको कहते थे चलो ईमानदार है, खैर है, छोड़ दो, जाने दो। अच्छा बॉर्डर पे लड़ेगा, हमारे लिए गोली खा लेगा और उसके बाद हम उसको सैल्यूट मार देंगे। तो फ़ौज में इतना तो लिहाज़ कर लेते हैं ईमानदार बंदे का, लेकिन सियासतदान लिहाज़ नहीं करते। लेकिन सर लोग ईमानदार कहेंगे कि क्लास में चलेगा नहीं। लोग तो कहेंगे कि सबसे बड़े जो सियासतदान है आज पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, तो वो तो बहुत ईमानदार। इधर आओ, इधर आओ। उसकी अपनी पार्टी का दिल है कि वो जेल में ही रहे। आई एम नॉट किडिंग। Yes, उसकी sir, अपनी sir. पार्टी की अक्सरियत का दिल है कि वो जेल में रहे। कि इमरान खान किस गुनाह की सजा भुगत रहा है?
चीनी स्कैंडल अभी सामने है ना। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान था जिसने चीनी के इन पर थोड़ा जरब लगाने की, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हाँ। फिर फिर क्या हुआ उसके बाद सिंध हाउस में लोग कौन लेकर आया, वही चीनी वाले लेकर आए ना। Exactly, yeah. तो इमरान खान अगर ईमानदार है तो देख लो फिर मेरी बात सही साबित हो रही है या नहीं, कि वो पीनलाइज हो रहा है या नहीं। और अगर इमरान खान बाहर आ जाता, अगर आ गया कभी बाहर, तो अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि इन सियासतदानों के जरिए वो कभी को तब्दीली लाएगा, तो जिस तरह पिछली दफा तब्दीली आई थी ना, वैसी इस दफा भी आएगी। अगर वो ये बात समझ जाए कि ये पूरी क्लास एक एलीट कैप्चर वाले रॉटन मैकेनिज्म का हिस्सा, दैट हैज टू बी ओवरथ्रोन बाय हिज हेल्प फ्रॉम हिज पीपल, तो तब तो ठीक है, वरना दोबारा उसी गड्ढे में गिरेगा। सर यहाँ पे एक बात बोलूँ तो हम मैं और खामरान उस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे मौदूदी साहब के कुछ मकालात के ऊपर, जो जमा किए गए हैं किताबों की शक्ल में, जब पाकिस्तान बन रहा था उस मामले में, ठीक है। उनका जो सबसे बड़ा कंप्लेंट था मुस्लिम लीग से वो यही था, जो सबसे बड़ा था, उनको बहुत सी कंप्लेंट्स थे लेकिन जो सबसे बड़ा कंप्लेंट थी वो यही था कि तुम किसी भी एरर को, किसी भी लैंडलॉर्ड को, किसी भी बंदे को यहाँ पे शामिल कर रहे हो और तुम क्लेम करते हो एक नज़रियाती जमात को, ठीक है। तुम किस तरह इस नज़रिए की हिफाजत करोगे जब तुम्हारे पास मतलब कैपिटलिस्ट भी है, कम्युनिस्ट भी है, इस्लामिस्ट भी है, नॉन इस्लामिस्ट भी है, वो भी है जो शराब पीते हैं, वो भी है जो मतलब 5 वक्त के नमाज़ी है, तो तुम किस तरह इस जुमात को चलाओगे? कामरान ने मुझे याद दिलाया कि किस तरह इकबाल ने भी जिन्ना साहब से कहा था कि यूनियनिस्ट को शामिल ना करो। यहाँ पे भी इमरान खान को अगर हम देख लें और हम जनरली देख लें तो ये एक मतलब एक एटीट्यूड है कि भाई किसी को भी ले लो। अगर हम इमरान खान की पार्टी को ही देख लें, शुरू में वो एक ख़ास मतलब कोशिश कर रहा था कि ख़ास बंदों को उठा ले। फिर वही बंदे जो मतलब उससे पहले भी असेंबली में बैठे हुए थे, वही बंदे दोबारा उसके साथ शामिल होके आ गए। तो आपको लगता है कि शायद लेट्स से कल इमरान खान बाहर आता है, ठीक है? कल आर्मी कहती है कि बस मसले को हल करते हैं, बस छोड़ो तुम लोग अपना करो, इलेक्शन कराओ, जो भी बंदा बनता है बनने दो, ठीक है? इमेजिन करते थ्योरेटिकल है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ के ये आर्मी कहेगी नहीं, हाँ, ये आर्मी कहेगी। मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूँ, उससे आपका 47 वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी और इमरान खान वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये चीज ज़हन में रखिए कि जो बड़े इनकलाब या बड़ी चीज आती है ना, वो एट टाइम ऑफ अपहीवल आती है, जब लोग इमोशनली चार्ज होते हैं, उसके बगैर नहीं आती। जब लोग इमोशनली चार्ज होते हैं ना, तो फिर वो मौका आता है कि आप अवामी कुव्वत के सैलाब को यूज करके कुछ पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहा ले जाए। सही। तो पाकिस्तान का जो बनना था ना, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट रेवोल्यूशन। और उस वक़्त एक सिनर्जी हो गई, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये जो मुस्लिम एलीट थी, इसको हिंदू एलीट से डोमिनेशन का खौफ था, तो ये भी उसमें शामिल हो गई। और कायद-ए-आज़म ने मेरे हिसाब में कुछ गलत नहीं किया उस वक़्त उन्हें शामिल करके, बिकॉज़ इट वाज़ अ मैरिज ऑफ अपॉर्च्यूनिज़्म, कि उस वक़्त इनको शामिल करना था, वरना ये अगर उस वक़्त हिंदू एलीट के साथ मिल जाते, तो पाकिस्तान का शायद बनना ही मुश्किल हो जाता, तो मौका ही ना मिलता। एक स्टेट आपको चाहिए थी जिसमें आप अपनी मर्जी के काम कर सके। अब स्टेट के लिए पहले हिंदू एलीट से जान छुड़ानी थी, स्टेप 1। स्टेप 2 था उस मुस्लिम एलीट से जान छुड़ाना। तो स्टेप 1 के लिए आपने मुस्लिम एलीट को यूज करना था। कायद-ए-आज़म की भी जो अल्लामा इकबाल के साथ जो रिप्लाईज एंड रिपोर्टेडली जो उनका सेल पॉइंट ऑफ व्यू था, वो यही था कि अभी इनकी जरूरत है। और कायद-ए-आज़म ने 1 साल के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कितनी उड़ाई, ये आपने देखा। हालांकि ही वाज इन पुअर हेल्थ, लेकिन ही वाज ट्राइंग टू मूव ऑन टू स्टेप 2। एग्जैक्टली। तो हुआ ये, लेकिन कि कायद-ए-आज़म की उम्र कम हुई, फिर लियाकत अली खान को किसने मारा, आज तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन जो स्टेप 2 जिनके खिलाफ होना था, दे वर द बेनिफिशियरीज एंड दे हैड द मीन्स। और उसके बाद जितने भी नजरियाती कारकन थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर हो गए, या वो जाकिर हुसैन के जो भाई थे महमूद हुसैन, वो हो गए, इस तरह के और भी लोग थे, वो सारे आउट हो गए, या मीनियो दो गोश जैसी लियाकत अली खान खबर में पहुंची। और वी लॉस्ट द स्टेप 2 टू मुस्लिम एलीट, वी लॉस्ट पाकिस्तान, द स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश, द स्लेव्स ऑफ द अमेरिकन, टू एन एलीट कैप्चर। सही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कायद-ए-आज़म का स्टेप गलत था। आप ईरान की मिसाल ले लें, खुमैनी ने नहीं मिलाया कम्युनिस्टों को साथ। इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट का आपस में क्या कॉमन पॉइंट है, वो तो खुदा को ही नहीं मानता, जबकि ये कहते हैं कि सब कुछ फी कुरान से होगा, खुदा के उससे होगा। सही। लेकिन खुमैनी ने एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस उनके साथ की। स्टेप 1 में शाह को उड़ाना था,
थोड़े लिबरल्स को भी साथ मिलाया, कम्युनिस्टों को भी साथ मिलाया, वो तुझे पार्टी वालों को, और उड़ा दिया। जब उड़ा दिया देन ही मूव्ड ऑन टू स्टेप 2 ओके। को भी उड़ा दिया। तो करने वाला काम था ये, लेकिन हमारा स्टेप 2 हुआ नहीं। जो मौदूदी साहब बात कर रहे थे वो ओवरली आइडियलिस्टिक थी। मौदूदी साहब डिडंट इवन हिमसेल्फ हैड एनी सॉल्यूशंस टू दैट। यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुसलमान एक हिंदू एलीट के रहमो करम पर होते और मुसलमान एलीट मोस्ट प्रॉब्ली उस हिंदू एलीट को ज्वाइन कर लेती कि भाई दे आर द टॉप डॉग्स। अवाम का क्या बनता फिर? सही। तो पाकिस्तान को आज हम देखें तो हमें बड़े फेलियर्स नजर आते हैं, लेकिन आप उस वक्त देखें ना कि क्या सिचुएशन थी, क्या दो ऑप्शन थे। बिल्कुल, हाँ, मतलब तो उस वक्त तो ठीक गया। अब जो स्टेप 2 कायद आजम की मौत और लियाकत अली खान की शहादत की वजह से रह गया था, अब वो स्टेप 2 पेंडिंग चला आ रहा है। जब तक वो स्टेप 2 अकॉम्प्लिश नहीं होगा पाकिस्तान आजाद नहीं हो सकता। और खुद स्टेप 2 को अकॉम्प्लिश करने के मौके मिले, लेकिन उन लोगों के हाथ में है जो या तो बदनीयत थे या इसको समझते नहीं थे। जैसे भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के पास मौका था स्टेप 2 करने के लिए, लेकिन भुट्टो साहब तो खुद एक लीड कैप्चर का पार्ट थे और उनकी अपनी पत्नीयती भी बड़ी अया है। उनकी पॉलिटिक्स से इवन बिफोर आफ्टर 71 बिफोर 71 तो सब नहीं देखा क्या किया। या मिलिट्री डिक्टेटर्स भी स्टेप 2 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी शो कराया कि वो अपनी कॉलोनियल मिलिट्री ईथोस से ज्यादा वेडिड हैं। तो उन्होंने भी नहीं किया। तो अब इमरान खान के पास मौका आ रहा है, अगर वो भी नहीं करेगा तो वो भी तारीख के उसी डस्टबिन में जाएगा जिसमें मुशर्रफ गया, जिसमें ज़िया गया, जिसमें भुट्टो गया, जिसमें अयूब गया। तो मसला वो स्टेप 2 का है, तो वो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क की ये जो एक फॉर्मल आज़ादी है ये भी अब छीन जाएगी। हकीकी आज़ादी तो दूर की बात। अब इसमें तीसरे ग्रुप पे आ जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि स्टेप 2 करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि तुम मतलब आवाम में ही वो एक किस्म का शूर पैदा करो कि उनको डोमिनेट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाए, ठीक है? ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास कह लो। इसमें मैं उलमा को, स्कॉलर्स को, यूनिवर्सिटियों में हो, बाहर हो, लिबरल्स हो, इस्लामिस्ट हो, जो भी हो, मैं उन सबको शामिल कर रहा हूँ। बेसिकली वो सब जो ज़हन साजी करने में कोई ना कोई किरदार अदा करते हैं। तो उसके उनके रोल को आप किस तरह देखते हो? तो वन से लाइक जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, मुसलमान एक तरफ रखते हैं देखिए, इस्लाम। आप उसके ना देखो, उनके रोल को मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ कोई सॉलिडिफाइड इंटेलेक्चुअल क्लास है नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अवाम में तहसील इल्म का जज्बा बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ आपको बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं जो कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं। आप इवन फ्री में भी बांट रहे। हमारे यहाँ इल्म हासिल करने का बेसिक रैशनल है, हम करें कोई ऐसी पढ़ाई जिससे घर में आए कमाई, जो कि इल्म के साथ एक मजाक है। आपको इल्म हासिल करना है तो आप इल्म हासिल कीजिए, कमाई एक डिफरेंट चीज़ है, इल्म एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल सही, कहीं उनकी सिनर्जी हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉलेज हासिल ही सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव्स के लिए कर रहे हैं तो मतलब वो फिर आप इकोनॉमिक मोटिव प्राइमरी है, नॉलेज नहीं। तो अगर आपको कल मौका मिले कि नॉलेज के बगैर इकोनॉमिक मोटिव अचीव कर लें तो आप वही करेंगे, और अक्सर लोगों को मिल भी जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में आप तो कई नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स बनते ही। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, चाहे जिस भी मसलक से ताल्लुक रखती हो, लिबरल हो, लेफ्टिस्ट हो, इस्लामिस्ट हो, जो भी हो, इट्स वेरी थिन, बहुत थोड़ी है, बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको आप कह रहे हो उसमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जिनको मैं इंटेलेक्चुअल मानता ही नहीं। क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल सिर्फ उस बंदे को मानूंगा जो कि इल्म हासिल करता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, जो ऑब्जेक्टिवली इल्म की तलाश करता है, जिसको जो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होता अपनी ओपिनियंस में, चाहे उसको डराया जाए या उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर किए जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो किसी का ज़हनी गुलाम नहीं होता, ओरिजिनल थिंकिंग ऑन द टेबल लेकर आता है। तो अब जैसे अब ये मुजम्मिल टाइप लोग हैं जो चाबी के खिलौने हैं, जिनको कोई पैसे दे दे तो कुछ करें, ये लोग डेमोक्रेसी की बातें करते थे, आजकल डिक्टेटरशिप में बड़े खुश नजर आते हैं। बेसिकली इनका चिंबला काबा अमेरिका है, जो अमरीकी कहेंगे और वो बातें करना शुरू कर देंगे। एलजीबीटीक्यू को भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और हर उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जिसकी सपोर्ट अमरीका से आ जाए। तो इसमें कुछ मजहबी थिंकर भी डाल लें, गांधी साहब टाइप, उनको भी डाल लें तो उनका भी मतलब किबला काबा तो वाशिंगटन का स्टेट डिपार्टमेंट ही है। तो इन लोगों को तो इंटेलेक्चुअल क्लास से फिर निकाल ही दें, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल तो है नहीं।
ये तो इनको आप दलाल कह सकते हैं या इनको आप सेल्समैन कह सकते हैं, जो कि एक गैर का नजरिया एक मुनफरिद पैकेजिंग में डालने का हुनर रखते हैं और कुछ नहीं रखते। इनके पास अपना नजरिया नहीं है, इनके पास अपनी कोई थॉट नहीं है, सिर्फ एक गैर की हुई डिसीजन पर एक नजरिया जो है वो उठाते हैं और उसको एक पैकेजिंग दे देते हैं उर्दू और पाकिस्तानी की, और आवाम को बेचना शुरू कर देते हैं। इनको तो निकाल दें, तो पीछे कुछ आपके लेफ्टिस्ट आ गए या कुछ मजहबी छोटे मोटे थोड़े बहुत आ गए, तो हाँ उनकी जरूर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि चाहे लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, आई थिंक दे वुड एग्री ऑन द मैकेनिज्म्स ऑफ इलीट कैप्चर वगैरह जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उस पर अवेयरनेस फैलानी भी चाहिए। और अगर आप लेफ्टिस्ट भी हैं लेकिन आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हैं, तो आई वुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट आपके लिए। बाकी ठीक है, मेरा इख्तलाफ आपसे रहेगा और आपका मेरे से रहेगा, अभी मेरा नुक्ता निगाह डिफरेंट है, लेकिन आई वुड हैव रिस्पेक्ट फॉर एनी मैन हु हैज दैट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। या तो और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो बंदा आवाम को कोई एक हैकनी नजरिए की बजाय आवाम को खुद कहता है कि आप खुद सोचें। ये मैं आपके सामने अपनी रिसर्च रख रहा हूँ, अब आप खुद सोचें। तो जब आप खुद सोचेंगे और अपने अच्छे नताइज पर पहुंचेंगे थ्रू doing some research yourself, only then you are going to form an informed opinion. तो अवाम को ये मैकेनिज्म सिखाना इंटेलेक्चुअल्स का काम है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल का जज्बा पैदा करें, और ये जज्बा पैदा करें कि वो खुद ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करें, पढ़ें और अपनी एक इंडिपेंडेंट राय बनाएं, और उसके बाद उसको डिफेंड करें हद्दुल मकदूर, यहाँ तक कि कंक्लूसिवली प्रूव हो जाए कि अगर वो गलत है तो फिर अपनी राय चेंज करने का भी हौसला रखें। तो ये वो चीज़ है जो सिखानी है, एल्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आवाम खुद पढ़ लिख जाती है, ओपिनियन बनाना सीख जाती है, ओपिनियन को डिफेंड करना सीख जाती है इंडिपेंडेंटली, तो फिर वो आवाम हकीकी आज़ादी भी हासिल कर लेगी। तो इंटेलेक्चुअल्स का काम सिर्फ ये है कि वो आवाम को ये ट्रेन करे, अवेयरनेस दे, ये उनका काम है। उनका काम किसी और की दुकान चलाना नहीं है। सर लेकिन तो ये करेंगे तो इंटेलेक्चुअल्स के लिए तो फिर, मेरे पास यही है। अगर ये करेंगे तो फिर मतलब उनका अपना अपनी दुकान बंद हो जाएगी ना। नहीं, फिर दुकान अगर चलानी है तो आप इंटेलेक्चुअल किस चीज के है ना। एग्जैक्टली या ट्रू। दुकान ही अगर चलानी है तो फिर आप दुकानदार हैं, फिर आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, फिर आप मुंशी हैं, फिर आप मुजम्मिल हैं, फिर क्योंकि सर अगर आप ज़बरदस्त एग्जाम्पल दूँ ना, क्योंकि मेरा मतलब उलमा के साथ बहुत उठना बैठना होता है, मैं लोकल उलमा की बात कर रहा हूँ, तो उनको मतलब एक खौफ सा रहता है कि अगर हम इनको मतलब सिखा दे, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब लोगों को बेसिक इल्म सिखाना, अगर तुम सिर्फ खुतबे में ही कुछ सिखाने लग जाओ, तो यू हैव काइंड ऑफ अनलिमिटेड टाइम बेसिकली, राइट? 10 साल लगने दो, 15 साल लगने दो, 40 साल की उम्र तक तो सीख ही जाएगा। लेकिन उनमें मतलब मुझे लगता है कि एक खौफ सा होता है कि अगर हम इनको मतलब खुद ही ट्रेन करने लग जाए, तो ये तो फिर हमें हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं जिसको है। आप कह सकते हैं ना वो पादरी मेंटालिटी। हाँ, जैसे पादरी किसी को बाइबल पढ़ने भी नहीं देते थे, वो कहते आप बाइबल पढ़ो ही ना, क्योंकि फिर उनका अपना प्रोरोगेटिव कमजोर हो जाता था। एग्जैक्टली या लेकिन इस्लाम में तो कहीं कोई पापाइयत नहीं है ना, इस्लाम में तो कहीं ये सिस्टम ही नहीं है। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो इस्लाम के साथ ही डिसऑनेस्टी कर, एग्जैक्टली इल्म छुपाना तो गुनाह है ना। आपको पता है इस्लाम के अंदर हदीस भी है, आपका तो रिलीजियस नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है। यू नो दैट दिस इज अ ग्रेव डिसऑनेस्टी टू इस्लाम, ग्रेव डिसर्विस टू इस्लाम। तो बिल्कुल जो जैसे जो एक लिबरल इंटेलेक्चुअल असल में दूसरे की दीवी नजरिया पैसे लेकर पैकेज करके अवाम पर पहुंचना चाह रहा है, तो जितना वो ग्रोटेस्क है उतना ही ऐसा मौलवी भी ग्रोटेस्क एग्जैक्टली या है। ये काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में तो मौलवियों पे ज़्यादा ही वो बात आती है, क्योंकि तुम तुम्हें पता है एक चीज, तुम नाम अल्लाह का ले रहे हो और तुम उसके साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हो, तो असल में ना पता है क्या मसला क्या है, बहुत सारे मौलवियों को ये चीज पता ही नहीं है, क्योंकि वो जिन मदरसों में ट्रेन हुए ना वहां पर उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि यार दिमाग बंद कर, हम्म, दूसरे की बात सुननी नहीं, करनी नहीं, बस जो उस्ताद साहब ने बताया वही है, और उस्ताद साहब ने जिस तरह बताया बस वही है, खुद तो रिसर्च करनी ही इंडिपेंडेंट और मेरे मेरे साथ असल में जब यही नहीं करता। जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था जैतूना में, तो एक बात है कि वहाँ मतलब आम लोग भी आ रहे हैं हाई स्कूल पढ़ते हुए मेरे तरह के लोग, और दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं जो मतलब मदरसे ग्रेजुएट्स है, वो प्रॉपर आलिम है, मुफ्ती भी होते थे और वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं।
तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो आलमिया से पढ़ के आते थे, उनको एक वो मतलब वो जो पहले 6 महीने होते थे वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब हालत में होते थे कि ये इतनी मतलब किस्म की आज़ादी है। मैं यहाँ से गया हुआ था और मुझे एक्चुअल में लग रहा था और मुझे बहुत मतलब बहुत मसले हुए थे इस वजह से कि मुझे लग रहा था कि आज़ादी कम है और मेरी मतलब बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हो जाते थे। मैं कहा ये क्यों? ये कैसे? और एंड आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम लाइक पाकिस्तान, आई एम नॉट इवन लाइक अ वेस्टर्न अमेरिकन किड। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो 2 ही मुल्कों से लोग थे, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे इन द सेंस ऑफ लाइक कि भई मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे समझाओ कि ये तुमने क्यों कहा? एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से। तो मेबी इट्स द थर्ड वर्डइज़्म जो हमारे हमें सिखाई गई है। देखिए, आज़ादी की जो एक इम्पल्स है ना, वही तो इंसान को जानवर से मुमताज़ करती है। हुँ, हुँ। एक इंडिपेंडेंट थॉट इंसान क्या, एक इंसान होने का एक बेसिक यूनिट। हुँ, तो वो जो इम्पल्स है ना, वो दबा दी जाए तो और बात है, ताकि इंसानों से जानवरों की तरह काम लिया जा सके। लेकिन एक्चुअली तो वी यर्न फॉर फ्रीडम एज ह्यूमन बीइंग्स। और इस्लाम का नजरिया भी फ्रीडम का नजरिया है, जैसा कि सैयद कुतुब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कई जगह। हुँ। तो आप जो बात कर रहे हो पाकिस्तान इंडिया से, जो भी मुझे नहीं पता, मतलब वो तो थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी कि उधर इस तरह इधर ही से क्यों था। लेकिन मे बी उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से थोड़ी रिक्रूटमेंट बेहतर तरीके से कर ली है। नहीं, यही बात है। मुझे मुझे भी यही लगा क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ से लोग जाते हैं चूँकि बहुत मतलब मुश्किल काम इन द सेंस ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, अ लॉट ऑफ वर्क, अरबी सीखनी पड़ती है पहले से कुछ थोड़ी बहुत। तो मतलब बहुत एक सेलेक्टेड इंडिविजुअल होता है जिसको मतलब एक ख़ास तरीके से बना होता है, जो वहाँ पे जाते हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी कि जो यहाँ का बंदा होता है, वो पहले ही से ही मतलब या तो वो बहुत नॉर्मल सा होता है या फिर वो उस लेवल में कंपटीशन के यूज़्ड टू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो यही है कि भाई बस खामोश हो जाओ, रट्टा करो और आगे बढ़ो। तो वो जो बच्चे होते हैं जो पहले दिन से ही मतलब लड़ने में आदी हो जाते हैं कि नहीं इस तरह नहीं चलेगा, तो वो फिर जब आगे जाते हैं तो वो उनसे आगे चूँकि जो अमेरिकन किड्स थे, दे रियली गॉट दिस प्रिविलेज कि वहाँ पे मतलब उनको कोई नहीं कह रहा कि बस यही तरीका है। इन अ लॉट ऑफ थिंग्स ख़ासकर उनके हाई स्कूल तक, यूनिवर्सिटी में फिर माहौल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ तक जो चूँकि वो थी नहीं तो उनको मतलब वो प्रिविलेज ही नज़र नहीं आ रही थी और उनमें वो अग्रेशन नहीं थी। दे वुड जस्ट टेक इट लाइक एज़ अ नॉर्मल थिंग कि लाइक व्हाटएवर। तो आई गेस दैट वाज़ द रीज़न, बट इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यस, यस, या यस, यू हैव अ पॉइंट देयर। यस। या लेकिन आखिरी चीज़ पे आते हैं और ये बस आपका बहुत वक़्त ले लिया हमने ऑलरेडी। तो अवाम को एक मैसेज क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मैं खुद भी पख्तून हूँ और मैं जब देखता हूँ, आई एम लाइक यू नो जिस तरह वो गधा, जैसे ही वो मालिक जाएगा, तो गधे का नंबर उसके बाद ही है। वो गधा कोई बचेगा थोड़ी। तो अगर पाकिस्तान बाल्कनाइज़ होता है, पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज़ होता है, तो पाकिस्तान के साथ हज़ारों मसले ही सही, ठीक है? वो हालत हमारे लिए कोई बेहतर नहीं होने वाली। किसी के अवाम में किसी के ये सूडान बन जाएगा। एग्ज़ैक्टली सूडान, लिबिया, इट्स गोना बी अ फेल्ड स्टेट एंड आई थिंक पाकिस्तान की हालत उससे भी बदतर हो सकती है बिकॉज़ जस्ट गिवन द फैक्ट दैट हम सिर्फ बाल्कनाइज़ नहीं होंगे, डीन्यूक्लियराइज़ भी होंगे एंड दैट टेक्स अ वॉर, ठीक है? तो हम बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होंगे। तो अवाम के लिए क्या मैसेज है कि मतलब नॉट टू गेट इम्प्रेस्ड बाय समथिंग लाइक जो हमारे लिम्स में पढ़ाए जाते आम के लिए ना, अभी एक चीज जो इमरान खान ने दी है ना, वाकई ये सियासी शऊर कुछ दिया है अवाम को। हैं। अवाम के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि सियासी शऊर को इमरान खान तक महदूद ना रखें। अपने सियासी शऊर को गौर पुख्ता करें, ताकि कल अगर इमरान खान बाहर आता है और वो हैंकी फेंकी करता है, तो और कोई नहीं, आप उसको फिक्स कर दो खुद ही, या या और भी जो लीडर आते हैं। और अपने लीडर्स का एहतसाब करने की आदत डालिए और अपने अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इंडिपेंडेंट सोच की एक आदत डालें। और इन दैट मैकेनिज्म बिग पिक्चर को देखने की भी आदत डालिए, कि छोटे मफादात के लिए मफादात, इंडिविजुअल अपनी ज़ात से बढ़कर सोचने का टाइम है, जो कि एक मुसलमान के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। हम इंडिविजुअलिज्म के अमरीकी नज़रिए पर बिलीव नहीं करते। हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि असल अच्छा बुरा या भला आखिरत में है, और इस दुनिया के अंदर हमें वो काम करने चाहिए जो सिर्फ हमारे फ़ायदे के ना हो, बल्कि सबके फ़ायदे के हों। चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, सब इंसानों के फ़ायदे में हो। अब पाकिस्तान के लेवल की बात करते हैं तो सब पाकिस्तानियों के फ़ायदे के हों, और एक सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ें, कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर। ये जो है ना, इम्प्रेस होना छोड़ दें बड़ी गाड़ियों से और मटेरियलिज्म से।
क्योंकि ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो कि लो मेंटालिटी है। हाई मेंटालिटी डेवलप कीजिए, कैरेक्टर और इंटेग्रिटी से इम्प्रेसिव। अगर आप इमरान खान की गाड़ी से इम्प्रेस हो रहे हैं तो आई एम सॉरी, क्या उसमें क्या खास बात है। अगर आप इस चीज से इम्प्रेस हो रहे हैं कि भाई इमरान खान जो है देखे डील का इंटेग्रिटी दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही। तो वो चीज है कि इन ये जो देखी जाने वाली चकाचौंध है इसको रद्द कीजिए। आप किसी की वर्दी से इम्प्रेस ना हो, किसी की गाड़ी से इम्प्रेस ना हो, किसी घर से इम्प्रेस ना हो, उसके कैरेक्टर और उसके अमाल से इम्प्रेस। और ऑब्वियसली हमारी जो फलाह है वो एक इस्लामी नज़रियाती रियासत में है। तो आवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम एक इस्लामी नज़रियाती रियासत सोशल जस्टिस की बुनियादों पर नहीं बनाते, तब तक हमारी एग्जिस्टेंस प्रीकेरियस रहेगी, बल्कि हम जो है वो तबाही के धाने पर पहुंच चुके हैं। और 71 की भी सिचुएशन यही थी कि वादा किया गया था इस्लामी नज़रियाती सोशल जस्टिस वाली रियासत का, और बना दी गई इलीट कैप्चर एक्सप्लॉयटेशनिस्ट अमरीकी गुलाम रियासत। तो फिर बंगाली खड़ा हुआ और उसने कहा हमारे साथ तो धोखा हुआ है, फिर हम भी इतना फाशिस्ट हो जाती। एग्जैक्टली। और फिर अभी अगर पख्तून खड़ा होता है या बलोच खड़ा होता है, इवन पंजाब में लोग बात है, तो वो फिर वो इस टाइप के नजरियात जो है जो डिस्ट्रक्ट नजरियात। लेकिन लोगों को फिर रिएक्शनरी होकर गुस्से में समझ नहीं आती कि ये डिस्ट्रक्टिव नजरियात है, फिर वो आते कि जब आप एक अच्छे नजरिए को गंदा कर देते हैं ना, तो फिर ये होता है। तो अवाम ने ये समझना है कि ये नजरिया किसी हुक्मरान की मीरास नहीं है, उनकी अपनी मीरास है। और उन्होंने इसको ऐसे ही डिफेंड करना है जैसे कोई बंदा अपनी विरासत या इनहेरिटेंस को डिफेंड करता है, फियर्सली फियर्सली डिफेंड करना है पाकिस्तान को भी। और इस मुल्क को एक सोशल जस्टिस का गहवारा बनाना है। तो उसके बगैर बचत का कोई इम्कान नहीं। और अवाम के पास क्योंकि होता कम है इसलिए वो जलील की ज्यादा होती है। तो एलीट जो है ना हमारी, ये तो बाहर भाग जाएगी। ये तो सारे ब्यूरोक्रेट पुर्तगाल, फौजी अमेरिका, सियासतदान इंग्लैंड इंशाल्लाह। और जो इनमें मजहबी हैं वो शायद सऊदीया चले जाएं, वहाँ हज उम्रे कर करके रोएं और बताएं कि किस तरह वो पाकिस्तान की ये रोते हैं। लेकिन ये तो भाग जाएंगे सारे, हम किधर भागेंगे। तो आवाम को ये समझ है, और कुछ नहीं समझना तो ये समझ लें कि हम कहीं नहीं भाग सकते। अगर ये मुल्क तबाह हुआ तो कीमा हमारा बनेगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड सर, इसके साथ सेशन ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम कि आपके लिए ऑडियंस से जो क्वेश्चंस हो ना, तो वो भी साथ ले ले, तो इंशाल्लाह ये अच्छा रहेगा। ठीक है। श्योर चलो। ठीक है। थैंक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।